अपने पेशेंट को देखकर कैसे एनालाइज करना है उसकी डिजीज़ को, यानी कि रोगी परीक्षा। पेशेंट को एनालाइज किस तरह से करना है। आचार्य योग रत्नाकर जी ने 8 तरीके बताए हैं जिससे हम अपने पेशेंट को यानी रोगी को एनालाइज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। डॉक्टर कीर्ति दिस साइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोग निदान और काय चिकित्सा, जो कि बीएमएस सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं, उनका एक टॉपिक रोगी परीक्षा, और उसमें भी स्पेसिफिकली अष्टविध परीक्षा जो आचार्य योग रत्नाकर जी ने बताई है। यानी इन्होंने 8 चीज़ों का वर्णन किया है कि आप किन 8 तरीकों से अपने पेशेंट को एनालाइज कर सकते हैं। यानी हम उन्हें पहचान सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है या किस स्टेज में है, यानी अपनी बीमारी के कौन से स्टेज में है, उनमें कौन सा दोष प्रधान चल रहा है, जिससे हम समझ पाएँ कि उनके मेडिकेशंस हमें कैसे प्लान करनी है, क्या थेरेपीज हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का वर्णन उन्होंने किया है। उन 8 चीज़ों में आती है नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, जिह्वा परीक्षा, शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, दृक् और आकृति परीक्षा। इन 8 परीक्षाओं का उन्होंने वर्णन किया है। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप पेशेंट को देखकर एनालाइज करोगे। तो सबसे पहले है नाड़ी परीक्षा, यानी कि पल्स। पल्स से आप लोग कैसे पहचानोगे उसका दोष कौन सा है, कौन सा दोष इस समय प्रबल चल रहा है, वात, पित्त, कफ, या फिर 2 दोष, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी नाड़ी परीक्षा के बारे में, यानी कि पल्स डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं। तो नाड़ी परीक्षा जो है वो आप सभी जानते हो कि एक बहुत इजी टास्क नहीं है, या फिर एक बहुत इजी साइंस नहीं है। इसको बहुत टाइम लगता है सीखने में, और ये अनुमान प्लस अभ्यास पर आधारित है। इससे हम क्या क्या जान पाते हैं? रेट, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन एंड फोर्स। ठीक है। तो एक ही बात मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप कोई भी टॉपिक सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट अगर आप उसको क्लिनिकली पढ़ो कि आप कैसे अपने पेशेंट्स पे वो चीज़ें देखोगे, तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग और अच्छे से याद भी हो पाएगा, और फिर वो आगे तक याद रहकर आप उस चीज़ को क्लिनिकली यूज़ कर पाओगे। तो अब सबसे पहले जब नाड़ी परीक्षा है तो ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको हाथ से डायग्नोस करना है, मतलब जो आपके फिंगर्स हैं वो आपको किस तरह से प्लेस करनी है। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने पिक्चर लगाई थी, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फिंगर जो है हमारी, यानी कि इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर, उसको हम रेडियल आर्टरी पर प्लेस करते हैं अंगूठे की साइड से। अब हम फर्स्ट जो फिंगर है वो वात दोष को बताती है। तो अगर फर्स्ट फिंगर पे आपको ज़्यादा पाल्पिटेशंस फील होती हैं तो वात दोष प्रधान है, ऐसा माना जाता है। और वो सर्प गति की होती है, यानी सांप की तरह। जिस तरह से सांप बहुत जल्दी जल्दी चलता है, ऐसे ही वात वाली जो पल्स है वो भी काफ़ी फास्ट चलती है। सेकेंड यानी मिडिल फिंगर पे अगर आपको पाल्पिटेशंस कंपैरेटिवली ज़्यादा फील होती हैं तो पित्त दोष प्रधान है। पित्त नाड़ी को कंपेयर किया गया है मंडूक से, यानी कि फ्रॉग से। और थर्ड आती है कफ। कफ थर्ड फिंगर पे होता है कफ दोष, यानी कि उसको कंपेयर किया गया हंस गति से। वो बहुत धीरे 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 पल्स आपको फील होगी। नेक्स्ट सेकंड आती है मूत्र परीक्षा, यानी कि आज के टाइम पे जो यूरिन एग्जामिनेशन होता है। सो जो आज हम लोग टेस्ट सीख रहे हैं या देख रहे हैं वो हमारे आचार्यों ने इतने साल पहले बता दी थी। तो मूत्र परीक्षा यानी कि यूरिन एनालिसिस में भी हम 11-12 चीज़ें देखते हैं। तो प्रवृत्ति मतलब कितनी बार वो जा रहा है, ठीक है। धार मतलब फ्लो, किस तरह से उसका फ्लो आ रहा है, रुक रुक के यूरिन तो नहीं हो रहा, या फ्लो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। मात्रा देखते हैं, यानी कितनी बार वो जा रहा है। कितनी बार में भी कितना कैसा, कि जैसे मानो पेशेंट बहुत कह रहा है मैं बहुत बार यूरिन करने जाता हूँ लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, या फिर पेशेंट कह रहा है कि मैं बार बार यूरिन करने जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मुझे होता है, तो दैट इज़ मात्रा। फिर आता है गंध के बारे में, मतलब उसमें स्मेल कैसी है। वर्ण, उसका कलर कैसा है। रक्त, यानी ब्लड तो नहीं मिला हुआ है, जिसको हेमेच्यूरिया बोलते हैं। पूय, यानी कि यूरिन के साथ साथ में पस तो नहीं आ रही है। शर्करा, यानी ग्लाइकोस यूरिया, जिसको आप आज के टाइम पर बोलते हो कि ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है।
सशुक्र यानी सीमेन के साथ तो यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है। और सबसे मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है तेल बिंदु परीक्षा। तो जो चीज़ें आज की मॉडर्न साइंस अब चीज़ों को एनालाइज कर रही है वो सारी चीज़ें हमारे आचार्यों ने इतने साल पहले बता दी थी। फर्क होता है सिर्फ नज़रिए का और समझने का। तो तेल बिंदु परीक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी प्रैक्टिस में भी। जो हम बोलते हैं कि यूरिन सुबह सुबह का लेना चाहिए, शुरू की जो स्ट्रीम है उसको छोड़कर मतलब जो मिड स्ट्रीम होती है उसमें उसका यूरिन लेना चाहिए। तो यही वाली बात उन्होंने आचार्यों ने पहले बताई थी कि मध्यम धार लेनी होती है और सुबह सुबह का यूरिन सैंपल लेना होता है। इसमें किया जाता है, एक तेल की ड्रॉप, तिल के तेल की ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप डाली जाती है यूरिन में। ऐसा माना गया है इस तेल बिंदु परीक्षा के अनुसार कि अगर जो बिंदु यानी तेल की बिंदु जो ड्रॉप हमने डाली है अगर वो बहुत जल्दी फैल गई तो माना जाता है कि रोगी साध्य है, मतलब कि पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। और अगर वो नहीं फैलती है तो कष्ट साध्य है, मतलब उसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर वो तेल की बिंदु फैलती ही नहीं है और नीचे जाकर बैठ जाती है तो आयुर्वेद के अनुसार वो असाध्य है, मतलब उस पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता। आप उसको मेडिकेशंस पर नहीं रख पाते हो, वो इल ट्रीटेबल हो जाता है, यानी असाध्य है। अब उसको त्याग देना चाहिए। उसके बाद जो है दिशा का वर्णन किया हुआ है कि कौन सी डायरेक्शन में अगर वो फैलती है। तो ऐसा बोला गया कि अगर पूर्व पश्चिम या उत्तर दिशा में वो तेल की बिंदु फैल रही है तो मानो कि जो रोगी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो तेल की बिंदु दक्षिण दिशा की ओर फैल रही है तो समझते हैं कि इसको ज्वर है यानी बुखार है। तेल बिंदु अगर ईशान कोण में जा रही है तो ऐसा मानते हैं कि रोगी ऑलमोस्ट लगभग 1-1.5 महीने में उसकी डेथ हो जाएगी। या फिर इसके अलावा जो बाकी बचे अग्निकोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, इनमें अगर जाती है तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु होने वाली है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ी डीप साइंस है। अगर हम लोग इसको अच्छे से जाने तो हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। अब ये जो मूत्र की परीक्षा वो करनी किसके लिए है, तो आप इससे डायबिटीज़ पे जान सकते हो। अश्मरी यानी कि स्टोन की एनालाइज हम देख सकते हैं कि स्टोन तो नहीं है। मूत्रकृच यानी डिस्यूरिया तो नहीं है। पांडु यानी कि एनीमिया, उससे कैसे पता चलेगा, जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। कामला यानी जॉन्डिस, उसमें क्या होगा, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा येलो होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, असाइटिस, इन सब चीज़ों को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं मूत्र परीक्षा के द्वारा। अब नेक्स्ट यानी थर्ड आती है मल परीक्षा, जिसको मॉडर्न साइंस में स्टूल एनालिसिस या स्टूल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो कैसे वो किससे देखना है, हमें देखना है कि पेशेंट कितनी बार पॉटी करने जा रहा है, मल यानी पॉटी कितनी बार पास आउट कर रहा है। उसके बाद कैसे आ रहा है, बहुत लूज तो नहीं है, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टूट कर तो नहीं हो रहा है, ऐसा। उसके बाद उसका कलर कैसा है, ब्लैकिश तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्कलर तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा येलो तो नहीं है। उसके बाद गंध यानी उसमें स्मेल तो बहुत ज़्यादा नहीं है या किस तरह से स्मेल है, तो उससे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, पेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो सब चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। जॉन्डिस, डायरिया यानी अतिसार, प्रवाहिका यानी डायसेंट्री, जलोदर यानी एसाइटिस, टीबी राज्यक्षमा, विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं। और एक है रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग तो नहीं है। और ब्लीडिंग में भी हम कैसा देखते हैं कि पॉटी के साथ उसको ब्लड आ रहा है या पॉटी के साथ मिक्स होकर उसको ब्लड आ रहा है, तो ये सब चीज़ें भी हम मल परीक्षा में जानते हैं। फोर्थ आती है जिह्वा परीक्षा, यानी कि टंग को देखकर आप कैसे एनालाइज करोगे। तो अगर हम पेशेंट की टंग देखते हैं और अगर वो बहुत ज़्यादा आपको कोटेड दिखाई देती है तो हम मानते हैं कि इसका मतलब जो अग्नि है वो मंद है, मतलब इसका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिस वजह से आम की फॉर्मेशन हो रही है, यानी अपक्व, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसका पेट साफ नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में कोटेड है तो हम लोग ग्रहणी, अर्श, आंत्र अवरोध मतलब इंटेस्टाइनल कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसको, ऐसा सोचकर फिर हम आगे के टेस्ट को एनालाइज उसी हिसाब से करते हैं। तो आज हमने पढ़ा अष्टवेद परीक्षा में शुरू की 4 एनालिसिस, जिसमें हमने नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा और जिह्वा परीक्षा देखी। तो ये था पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट जो 4 बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो के यानी कि सेकेंड पार्ट में बात करेंगे।
तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो अगर आप उसे क्लिनिकली पढ़ोगे तो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप इजीली याद कर भी पाओगे और याद रख भी पाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्लिनिकली टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग रोग परीक्षा यानी डिजीज़ को कैसे एनालाइज करना है उसकी बात हम कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज़ डू लाइक, share and hit the subscribe button to stay tuned with us. Thank you for watching.